अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और लंदन से ही आज मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, पाकिस्तान की खैर खबर जो है, चार खबरों को अगर आप पढ़ें तो पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इलेक्शन को सबोताज करना चाहती हैं, गो के उनको डिसऑन किया गया है पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातों की तरफ से, और यहाँ तक कहा गया कि ये किसी के इशारे पर मैदान में उतरी हैं। अच्छा, अब ये माजरा क्या है, और फिर दूसरी तरफ जो खान साहब ने जेल से एक ऐलान किया, इसकी तफसील भी हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि पता ये लग रहा है कि जेल के अंदर एक डाका डाला गया है और दिन दिहाड़े, और ये डाका किस शख्सियत के साथ डाला गया ये बताना अपने सुनने वालों को बहुत ही ज़रूरी है। और फिर राय साहब, जो बड़ा फैसला किया इमरान खान ने, अब इसके नताइज क्या होंगे, और किन किन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाना चाहते हैं लेकिन जाने की इजाज़त नहीं है। अब ये लोग कौन रोक रहे हैं, और कहाँ कहाँ से कागजात नामजदगी जो है उन्हें बाकायदा तौर पर छीना जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, और लोगों को जो है वो ज़दोकौफ भी किया जा रहा है। और फिर राय साहब, बाबर सत्तार साहब, मैं उन्हें हमेशा ना क्रिटिसाइज़ करता रहा जब वो प्रोग्राम करते थे, और मेरा ये मौक़िफ़ हमेशा से उनके बारे में ये रहा कि ये वन साइडेड जो है वो एक तज्ज़िया पेश करते हैं। लेकिन राय साहब, उन्होंने मुझे भी गलत साबित किया और मेरे साथ बहुत सारे लोगों को भी गलत साबित किया, क्योंकि पहली मर्तबा ये आवाज़ उठाई गई कि यार हमारी आवाज़ें कौन रिकॉर्ड करता है, टेलीफोन कॉल्स कौन रिकॉर्ड करता है, और इसका जवाब उन्होंने मांगा है। और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की एक रिपोर्ट दी गई, ये रिपोर्ट क्या कहती है इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम, इमरान खान जेल के अंदर है। इस जेल की दरोदीवार और अदालत किस तरह की होगी, कैसी होगी, डब्बे बनाकर डरबों में प्रोसिक्यूशन को भी बंद किया गया, खान साहब की फैमिली को भी बंद किया गया, ताले लगाए गए, शीशे की दीवारें भी बना दी गई कि इमरान खान की गुफ्तगू बाहर ना आए, क्योंकि शायद ये वही एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो उन्होंने पैगाम अपने जमात को, कोर कमेटी को भेजना है, वो यहीं से जाएगा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो जलसा हुआ उसमें जो ऑडियो चल रही है खान साहब की, वो जो पैगाम उन्होंने दिया वो खान साहब का अपना था जो उन्होंने वकला के जरिए दिया। राय साहब, तीन हलकों से, मियाँ वाली, लाहौर, इस्लामाबाद से खान साहब मैदान में आ रहे हैं। डर तो लग रहा होगा कुछ लोगों को, आपको लगता है कि डर लग रहा होगा, या ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी 5 साल की नाअहली वाला मामला, तोशाखाना, और जिस तरह से जो आमिर फारूक साहब की अदालत है, वो सुनने में आया कि वहाँ पे ना एक डीप फ्रीज़र है जिसमें खान साहब के फैसलों को वो अंदर रख कर ना फ्रीज कर देते हैं, और ये फ्रोजन जो डिसीजंस हैं इनको कब अनफ्रीज किया जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। ओवन में गर्म करके फिर निकाल देते हैं डीफ्रोस्ट करके। डीफ्रोस्ट करके। अच्छा, बड़े मज़े की स्टोरी है ये जो आपने कहा कि क्या कुछ लोगों को इस बात से खौफ आना चाहिए कि इमरान खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इन तीनों हलकों का बारी बारी जायज़ा ले लेते हैं। एक तो चूँकि मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ, 3 वीक्स के बाद दोबारा इस्लामाबाद में होऊंगा। इस्लामाबाद के एक हलके से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने खुद इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की जो 3 नशिस्तें थीं 2018 के इलेक्शन में, इससे पहले इस्लामाबाद रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास होता था, और आप ये कह लें कि उससे पीछे 2 इलेक्शन में नून लीग ने तकरीबन इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया था, जो वो प्री पोल रिगिंग के ज़रिए या रवायती वोट पोलिंग का जो उनको एक आर्ट आता था। लेकिन तीनों नशिस्तें जो आपकी इस्लामाबाद की थी, वो तीनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीत ली, क्लीन स्वीप कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी भी इस्लामाबाद से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जैसा कदावर सियासतदान वो भी इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के 9 आमूज जो उम्मीदवार से उनसे नहीं जीत सके थे। कौन से 9 आमूज उम्मीदवार थे? अली नवाज अवान, जिनको मानसेरा से अगवा किया गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में धकेला गया। उसके बाद राजा खुर्रम, वो भी एक 9 आमूज उम्मीदवार थे, और असद उमर, जिनकी अवामी सतह पर कोई सियासत नहीं है, यानी गली मोहल्ले की सियासत उन्होंने कभी नहीं की हुई थी। एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के तौर पर वो शामिल हुए थे पीटीआई में, लेकिन ये तीनों बहुत मैसिव मेजॉरिटी के साथ कामयाब हो गए थे, 9 आमूज। और अभी उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। अभी इमरान खान साहब खुद जब इलेक्शन लड़ेंगे इस्लामाबाद के हल्के से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं
कि मैं इस्लामाबाद का एक वोटर होने की हैसियत से इस्लामाबाद में 23 साल से सहाफत करने के हवाले से जो मेरा तज्जिया है कि जो भी इमरान खान साहब के सामने उम्मीदवार होगा, अगर पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग और PDM की 13 जमातें मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा कर दें तो इमरान खान साहब के मुकाबले में उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। उसकी एक वजह यह भी है कि इस्लामाबाद में फैमिलीज जो हैं वो निकलती हैं वोट डालने के लिए, और फैमिलीज का वोट भी सारा इमरान खान साहब का है। तो अगर इमरान खान साहब के वो नो आमूज उम्मीदवार बड़े बड़े बुर्ज उल्टा सकते हैं, तो इमरान खान साहब जब खुद इलेक्शन में उतरेंगे इस्लामाबाद से तो नतीजा अभी हमने अनाउंस कर दिया, जिन्होंने लिखना वो लिख लें। अच्छा, अब आ जाएं जी मियाँ वाली। मियाँ वाली इमरान खान साहब का अपना हल्का है। इमरान खान साहब को मियाँ वाली में कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी इस्लामाबाद में कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं। उनकी कैंपेन खुद ब खुद चलती रहती है। ये खुद की है इन्होंने कैंपेन। जब PTI का ऑनलाइन जलसा हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कैंपेन कर दी इंटरनेट को बंद करके। मियाँ वाली में 100% नहीं 500% इमरान खान साहब की जीत यकीनी है। अब आ जाए लाहौर। लाहौर में तो है ही इमरान का। लाहौर में इमरान खान साहब ने जब जनरल बाजवा अपनी पूरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन हराने की कोशिश कर रहे थे, तो 4 में से 3 नशिस्तें इमरान खान साहब ने लाहौर में जीत ली थी। पूरी रियासती मशीनरी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, हमजा शहबाज की हुकूमत, इलेक्टेबल्स इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये तो इमरान खान साहब का क्लीन स्वीप है। इमरान खान साहब रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं एक ही वक्त में, एक ही इलेक्शन में सबसे ज्यादा कौमी असम्बली के हल्के जीतने का। तो ये शरीफ खानदान के लिए तो एक लर्जा तारी करने वाली खबर है। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उनकी न्यायालय जाली तरीके से बरकरार रखी गई है। क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की इजाजत दी जाएगी? इसका जवाब नफी में है, क्योंकि इसके मुतल्लिक एक बड़ी दिलखराश वीडियो भी इस वक्त वायरल है आशमी साहब, उसके मुतल्लिक भी लोगों को बताना बड़ा जरूरी है। जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस साहब तुर्किया में जो मजे ले रहे हैं इस वक्त और सैर सपाटे कर रहे हैं, करने चाहिए, लेकिन उनको ये इतला हो तुर्किया में, या उनके अमला जो है वो उनको ये इतला पहुंचाए कि जो आपने कहा था कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह हूं चीफ जस्टिस के तौर पर, कि शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात नामजदगी हैं वो जेल में, जाहिर है कि उन्होंने उस पर सिग्नेचर करने थे, आज जैसे इमरान खान साहब ने सिग्नेचर करने हैं, तो वो फाड़ दिए गए। यानी उम्मीदवारों तक कागजात नामजदगी नहीं पहुंचने दिए जा रहे। उमैर न्याजी के वालिद को रोककर DSP की क़यादत में ये रॉबरी की गई। पहले तो हम सुनते थे कि करोड़ों रुपए छीन लिए, अरबों रुपए छीन लिए, जेवरात छीन लिए, अब कागजात नामजदगी छीने गए हैं। उमैर न्याजी का भी इतना खौफ है तो इमरान न्याजी का कितना खौफ होगा वो कोई बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए बार बार जब मैं कहता हूं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है, मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि वो कहता है बेटा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये शरीफ खानदान से नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीफ खानदान के ऊपर ये जो बेट लगाई जा रही है मुर्दा घोड़े के ऊपर, ये मुर्दा घोड़ा आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि अवाम फैसला कर चुके हैं और वो फैसला ये है कि इमरान खान साहब को वापस लाएं। अच्छा, फैसला ये हो गया, लेकिन एक फैसला राय साहब तोशाखाना के हवाले से भी आया, सजा मुअत्तल नहीं हुई। नाहली का मामला है, मैं चीख के मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुका हूँ कि यार ये पहले ही आपको उसमें इस्तदा करनी चाहिए थी। ये वक्त ज़ाया होगा ना, बिकॉज अब PTI का मुकाबला वक्त के साथ है, अदालतों के साथ है, आमिर फारूक साहब की अदालत के साथ है, उनके साथ है, वहीं पर वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने ये मुद्दा पहले या इस्तदा उठाई होती कि जहाँ पर आपने सज़ा को मुअत्तल किया वहाँ पर फैसले को भी मुअत्तल करें, तो आज इमरान खान जो है उसका फैसला हो चुका होता कि वो अहल है या नहीं अहल। 5 साल की नाहली है, किस तरह शरीक होंगे, क्योंकि बैरिस्टर घोह ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन 5 साल की नाहली और या आमिर फारूक साहब पे हमें जो है वो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, उनकी तरफ हम सब देखें। जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ तो देखना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब की नाहली के ख़ात्मे के लिए अब इनको चूँकि टाइम कम है तो ये देखना चाहिए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फारूक साहब का ही दरवाज़ा खटखटाना है दोबारा, या ये ऑप्शन मौजूद है कि डायरेक्ट कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस रख के सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फैसला जल्द नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट
की जो जानिबदारी है उसको तो एक्सपोज किया जाए। ये इमरान खान साहब के वकला ने फैसला करना है। हालांकि जब इमरान खान साहब को जमानत मिल गई, उनका स्टेटस मुजरिम नहीं मुलजिम का है, तो ये खुदकार तरीके से ये न्यायालय ख़त्म होनी चाहिए थी और ये नहीं ख़त्म हुई। इसमें मेरा ख्याल है पीटीआई के वकला नहीं, जस्टिस आमिर फारूक के दर पर आप जितनी मर्जी टक्करें मार लें, फैसला तो उन्होंने ड्रॉर से निकालना है और कहना है जी ये मेरा फैसला है। आप देख लें कि जो दो जज साहिबान ने, एक जज साहब और एक जज साहिबा ने जो फैसला दिया था साइफर के जेल के ट्रायल को गैर कानूनी करार देने का, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब उस मामले पर भी टस से मस नहीं हुए। उल्टा उन्होंने ट्रायल कोर्ट को ये सजेस्ट कर दिया कि इस केस में तो उम्र कैद और सजाए मौत हो सकती है। यानी उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि आपने इससे कम इमरान खान साहब को सजा नहीं देनी। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा, इसका जवाब नफी में। चलो, उन्होंने वैसे ना खान साहब ने ये बात कही थी, और अगर आपको ये याद नहीं है या आप इस खबर से ना वाकिफ़ हैं तो हम बता दें कि मुकालमा हुआ खान साहब का जज के साथ अबुल हसनात से, और उन्होंने कहा कि आप मुझे फांसी देना चाहते हैं और खुदा के लिए ये गुनाह मत कीजिएगा, क्योंकि ये गुनाह भी है, ये जुल्म भी है, और इस गुनाह की सज़ा जो है ना राय साहब इस जहान में क्या आपको अगले जहान तक ये पीछा नहीं छोड़ेगी। खान साहब ने ये कहा था कि इस साइफर को खोलें, इसे पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कोई इंक्वायरी नहीं होती, जिन लोगों के नाम थे उनको बुलाया नहीं जाता, गवाह और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। एक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने साइफर के जो फर्द जुर्म थी उसको और फैसले को कलअदम करार देने के लिए एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा राय साहब खटखटाया तो है, आवाज़ भी लगा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि अब इस दरवाजे को अगर कोई नहीं खोलता तो तोड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी ज़ोर ज़ोर से जो है खटखटाया जाएगा कि शायद अंदर से। इसके ऊपर मैं खबर दे दूं कि खबर मज़ाहिया खबर, वो खबर ये है कि जब नॉक कर रहे हो आप और अब्बू घर के अंदर हो और बच्चे को कहा जाए कि जाके कहो कि अब्बू घर नहीं है, तो वो ये जाके कहता है कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ अब्बू अंदर से कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब अंदर से कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ और इंसाफ घर पे नहीं है, तो फैसला ऐसा ही आएगा। इंसाफ लापता है, इंसाफ जो है वो घर पे नहीं है। एक और भी लतीफ़ा ये हुआ कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब गए, तो 40 सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि जी कि हमसे अजीब व गरीब किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हीटर के पास बैठते हो तो गर्मी क्यों लग रही है, और फिर किसी ने शरारतन वहाँ पर ये भी कहा कि फिर सलमान अपना अली ज़फ़र साहब ये भी हमें बता दें कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था, कि ये सवाल ही आपसे पूछा गया। तो पाकिस्तान की अदालतें जब ये फैसले, राज साहब इसमें ना एक नुक्ता जो बयान करके हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे कि जब आप गलतियां करते हैं तो फिर भुट्टो जैसे फैसले होते हैं और फिर आपको 42-45 साल बाद याद आता है कि यार हाँ हमारे बड़ों ने गलती कर दी थी, आओ और मिलकर हम सुधारें। लेकिन उसके पीछे भी एक शरारत है कि आप अपना नाम जो है वो तारीख में किसी तरह लिखवा लें। अच्छा राय साहब, बाबर सत्तार साहब के हवाले से मैंने जैसा पहले भी कहा कि मैं सबसे बड़ा नाकिद था और मुझे उनकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं ये तासुर मिलता था कि ये वन साइडेड तज्जिया है, और जब आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठे होते हैं तो फिर आपके वन साइडेड तज्जिए नहीं चलते, आपको हक़ का साथ देना पड़ता है, आपको लॉजिक पे बात करनी पड़ती है, जो मुझे शायद ऐसा महसूस होता था कि ये नहीं करते। लेकिन हमें जिस कुर्सी पर वो बैठे रहे साहब, और ये तासुर उनके साथ चला गया कि शायद वहाँ से भी वैसे फ़ैसले आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मुझे उन्होंने गलत साबित किया और इसको तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सवालात जो आम आदमी से रिलेटेड थे, आम आदमी की सोच से रिलेटेड हैं, आम आदमी की प्राइवेसी से रिलेटेड है, पाकिस्तान के अंदर इन बातों को करने की इजाज़त नहीं। वो सवाल उन्होंने उठाया, एक सवालनामा दिया गया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को ये बताया जाए, पूछा गया कि ये हमारे आम शहरियों की रिकॉर्डिंग भाई कौन करता है। IB की एक रिपोर्ट आ गई, ISI की एक रिपोर्ट आ गई, FIA की रिपोर्ट आ गई। FIA से ये सवाल ये किया गया था कि आप भी बताएं। फिर पैमरा से ये सवाल किया गया था कि चलो जिन्होंने रिकॉर्ड करना था राय साहब वो तो चलो कर लिया, उन्होंने अपना काम दिखा दिया, हमें ये पता करके बताया जाए कि पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर आप इसे चलने क्यों देते हैं। आपको राय साहब याद होगा कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा अखबार
उसे बंद इस बुनियाद पर कर दिया गया कि वो लोगों के फ़ोन टैप किया करता था और वहाँ से एक खबर के बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून और लापता, गुमशुदा, जो मर्जी आप नाम दें, ये सब कुछ हो रहा है। क्रेडिट गोज़ टू बाबर सत्तार। अपनी रिट कायम नहीं कर सके, इन्होंने आईजी को भी बुलाया, सज़ा नहीं दे सके, लेकिन कम अज़ कम ये सवाल उन्होंने ज़रूर उठाया। इन हालात के अंदर सवाल उठाना भी मेरा ख्याल है कि किसी जहाज़ से कम नहीं है। और जो इसके अंदर एक ट्विस्ट राय साहब ये आया है कि अटॉर्नी जनरल साहब पाकिस्तान के जो हैं वो पेश हुए अदालत में। उन्होंने कहा जी कि ये ना तो इनके पास मैंडेट है खुफिया एजेंसीज़ के पास इस रिकॉर्ड कर सकें और ना ही ये सलाहियत मौजूद है। तो राय साहब मेरा ख्याल है कि ये शायद इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा होगा। और ये यहाँ तक कहा गया एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अंदर कि हम पता करके बताएंगे कि ये किसने किया, और अभी तक हमें ये मालूम नहीं कि ये किसने किया। फिर एक और रिपोर्ट भी ये सवाल किया गया था पीटीए से कि आप भी ये बताएं कि ये ट्वीट जिसने किया वो कौन था। और डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं आपके, उनका ताक़ुब करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हो। एक सवाल नामा दिया गया, उसका जवाब इतने दिनों के बाद ये आया कि जनाब हमारे पास तो सलाहियत नहीं, लेकिन हम आपको पता करके बताएंगे। राय साहब, पता इन्होंने क्या करना है और किस तरह वक्त को जो है वो धक्का दिया जाएगा। इसमें सवाल अहम ये है कि बाबर सत्तार आम आदमी को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये मामला बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो का था जिसके हवाले से सवालात उठाए गए और आम आदमी की जो प्राइवेसी है वो मुतासिर हुई। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ खेल इसी तरह ही है जो हमें बताया गया अदालत के अंदर, दिखाया गया, सुनवाया गया, मामला यही है या फिर कुछ और मामला है? देखें, बाबर सत्तार एक बड़े पढ़े लिखे जज हैं। एक तो हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा उनको खैरियत से रखे, और ये भी कि उनको आगे पीछे से जिस किस्म के पैगामात दिए जा रहे होंगे और वो अपने फ़ैसलों पर इस्तकामत दिखा सकें, कम से कम फ़ैसले जारी करें, फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए एहकामात अपने डायरेक्टिव्स इशू करें। आगे जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन एहकामात पर अमल करना है, अगर वो नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार तो कुछ नहीं कर सकते। फेल्ड और जो नाकाम और फ्रॉड रियासतें होती हैं उनमें यही कुछ होता है। अब जस्टिस बाबर सत्तार के जो सवालात थे उनके जवाबात में ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि आईबी के पास या आईएसआई के पास कोई ऐसी सहूलियात ही नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग कर सकें। ये तो आप आईएसआई और आईबी की जो सहूलियात हैं इनको आप अंडरमाइन कर रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की सहूलियात। आपको लगता है कि कौमी सलामती के मामले के तहत नहीं बताया गया? ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया को पता चल जाएगा ना कि हमारी एजेंसी रिकॉर्ड। कौमी सलामती का मामला मुतालिया पाकिस्तान में 75 साल से हमें पढ़ा के तो ये गुमराह किया जाता रहा है कौमी सलामती का मामला। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शहबाज शरीफ जाली प्राइम मिनिस्टर ही सही, इससे पहले इमरान खान साहब, अगर ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और वो आईएसआई नहीं करवा रही, आईबी नहीं करवा रही, पाकिस्तान के इदारे नहीं करवा रहे, फिर तो ये बहुत तशवीश की बात है। ये मौजूदा है सर, फिर तो तशवीश की बात है कि फिर तो इसका मतलब है कि रॉ करवा रही है। रॉ करवा रही है तो फिर तो ये हमारे दिफाई इदारे हैं, ये तो उनकी सलाहियत के ऊपर एक सवाल उठ जाता है। मोसाद करवा रही है, और मुझे, आपको, पूरी कौम को अपने दिफाई इदारों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है कि वो कभी ये मुमकिन नहीं होने दे सकते। वो खुद तो कर सकते हैं और 75 साल से कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, ओपन सीक्रेट है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो ऑडियोज़ हैं वो आईएसआई ने, आईबी ने रिकॉर्ड नहीं की, वो मोसाद ने की हैं और रॉ ने की, इसका मतलब तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है। बतौर साफ़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा दीगर साफ़ियों की तरह मैं गया हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं हाई प्रोफाइल, उसके क्या एसओपीज़ होते हैं, और वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, फौजी क़यादत हमारी उनकी मीटिंग्स हों, पूरा नेशनल सिक्योरिटी प्लान बनाया जाता है। इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर हॉस्टाइल है, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, उसके ऊपर पूरा प्लान बनाया था। इसका मतलब है कि हमारे प्लान का एक एक नुक्ता फिर रॉ और मोसाद या जिनकी जानिब इशारा किया जा रहा है कि किसी और ने रिकॉर्डिंग की है, वो सारे प्लान हमारे लीक हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया। आपको वैसे लगता क्या है इस केस का क्या अंजाम होगा?
रेट तो नहीं कायम होगी, ना किसी को फिक्स कर सकते हैं क्योंकि सब ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे केसेस का सर क्या अंजाम होता है? मेरा ख्याल है कि व्हाट आई बिलीव कि हमें आपको और पाकिस्तानियों को एंगेज किया हुआ है कि देखो यार, इनसे भी सवाल पूछा जाता है और आगे जवाब बेशक जो मर्जी है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है और इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तानियों को। देखिए, इसकी बहरहाल एक अलामती हैसियत तो है, हेडलाइंस तो बनी है, हेडलाइंस बनती हैं, वीलॉग्स होते हैं, इसकी एक अलामती अहमियत तो है। इसी तरह ये आपका जो शऊर का इर्तिकाई अमल है, ये इसी तरह मुख्तलिफ मनाजिल तय करता है। आहिस्ता आहिस्ता लेट्स होप कि ये हम एक नॉर्मल माशरा बन जाए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी टैपिंग ना हो। अच्छा, इनकी वैसे ब्रीफिंग्स, क्योंकि फौजी भाइयों की ब्रीफिंग्स मैंने अटेंड की हैं बतौर साफ़ी, इनका रवायती तौर पर मौक़िफ़ ये रहा है, ख़ास तौर पर जरदारी और शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक, कि अगर हम सियासत पर असर व रसूख न रखें, ये फ़ोन टैपिंग्स वगैरह ना करें, जो कि कहा जाता है एक तासुर बनाया जाता है। ज़ाहिर है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम ही करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं तो मुल्क लूट के खा जाए। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल ये कोई वजह नहीं हो सकती कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की फ़ोन टैपिंग हो रही हो। ये हमारी कौमी सलामती के लिए असल ख़तरा ये है। अच्छा राय साहब, एक खबर ना, नवाज शरीफ साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और ऑब्वियसली इन हलकों की क्या अहमियत है, क्योंकि नून लीग जलसे नहीं कर रही, वो किस पर इत्तफाक कर रही है शायद अब पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है। लेकिन उससे पहले ना एक खबर आई है, इन हलकों की जो असल पोजीशन है उस पर बात करेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में कौन कौन होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे अहम खबर इस वक्त न्यूज़ इस वक्त चल रही है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक खबर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब की गाड़ी पर फायरिंग की तरदीद की गई है पिंडी पुलिस की तरफ से। ज़राए से खबर ये सामने आई थी कि एहतसाब अदालत के जज अडयाला जेल से इमरान खान के केस की समाअत से वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी के करीब मुबैना फायरिंग हुई। ताहम अब पिंडी पुलिस ने वाक़े की तरदीद कर दी है और तर्जुमान पुलिस ये कहती है कि जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग की खबर दुरुस्त नहीं। PAF चौक पर शायान नामी लड़का अपने अजीज़ों को ज़बरदस्ती साथ लेकर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि शायान के अजीज़ उसके साथ जाने से इनकारी थे तो मुलजिम ने हवाई फायरिंग कर दी। मुलजिम शायान को थाना एयरपोर्ट पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी फायरिंग से कबल वहाँ से गुजर चुकी थी। अच्छा चले, नाम जो है ना ये तो क्लियर हो चुका कि ये फायरिंग का वाक़या भी नहीं हुआ। लेकिन राय साहब, ये जो खबर है ना नून लीग के हवाले से, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है और कागजात नामजदगी जो हैं नवाज शरीफ साहब ने हासिल कर लिए हैं और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए गए और नून लीग की क़यादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इनको लगता ही है कि आज भी पुराने बाबे लोग वहाँ बैठे होंगे और जो बाजी को देख कर, अंकल को देख कर, मियाँ साहब को देख कर, बाऊ जी को देख कर जो है वो वोट डालेंगे। अब ये नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 सूबाई असम्बली की नशिस्त, जबकि मरीम नवाज़ NA 119 और इसी हलके से सूबाई असम्बली की सीट के लिए इंतखाबात लड़ेंगी। और ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ सूबाई 2 हलके हैं जी जहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि लाहौर के NA 119 से अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए हैं और ये सिलसिला जो जारी है। राय साहब, कितना इम्पोर्टेंट होगा, लाहौर इमरान खान का है या नहीं? शायद ये ख़बर जो है वो हाउस ऑफ शरीफ तक नहीं पहुंची और अब ये वो लाहौर नहीं रहा। मैं बिलावल को भी देख रहा था, लाहौर में जाकर उन्होंने गलियों में सैरें की हैं और जब उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप नवाज शरीफ साहब के इलाके में आ गए, तो उन्होंने कहा जी कि देखें मसला ये है कि गली गली में शोर है। आगे उन्होंने जुमला मुकम्मल नहीं किया, उनका कहने का क्या मकसद था, फिर उन्होंने आगे से एक और जुमला भी कहा रहा है, सब तारीख़ी जुमला, और हम ये कई बरसों से, कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं। उस वक्त शायद हमने सहाफ़त में कदम नहीं रखा था, जब से ये जुमला हमने सुना, अपने बुज़ुर्गों से सुना, अपने सीनियर सहाफ़ियों से सुना, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में लिखा जाएगा और लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात भी की कि नवाज़ शरीफ अपने आप को अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो डिक्लेयर करना चाहते थे। और ये बिलावल जरदारी ने ये बात भी कही कि लाहौर में इक़्तिदार में आकर कौन अपने आप को अमीरुल मोमिनीन जो है वो डिक्लेयर करना चाहता है। तो राय साहब, लाहौर किसका है? लाहौर इमरान खान का है, लाहौर पाकिस्तान की आवाम का है, लाहौर नवाज़ शरीफ का है, मरीम का है, हमज़ा का है, शहबाज शरीफ का है, या उसका है जिसने काम किया, या लाहौर जो है अब इस दफ़ा फ़ैसला कुछ और करेगा? देखें, इसके अंदर 2 बड़े दिलचस्प पॉइंट हैं। एक तो बिलावल जरदारी को लाहौर जाना भी बड़ा महंगा पड़ा है
बिलावल जरदारी जब अपने इन नाम नहाद दौरों पर निकलते हैं तो अब बिलावल जरदारी के साथ भी वही काम होना शुरू हो गया है जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ हो रहा था। बिलावल जरदारी के जलसे में भी इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। अच्छा, अब आ जाएं नवाज शरीफ के कागजाते नामजदगी पर। नवाज शरीफ के कागजाते नामजदगी क्यों नहीं किसी ने छीने? अभी इश्तहारी मफरूर मुजरिम करार दिया गया था, न्यायालय तो उनकी ख़त्म नहीं हुई, यानी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई कि न्यायालय ख़त्म हो गई, ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से ना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो उनके कागजाते नामजदगी छीनने के लिए किसी ने डाका क्यों नहीं मारा और उनको कागजाते नामजदगी कैसे मिले? चले मिल भी गए। अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, उसके बाद जुनेद सफदर को भी कागजाते नामजदगी दिलवाते, कैप्टन सफदर को भी ज़ाहिर है कि ये दिलवाएंगे, पूरे टब्बर को। वो जो एक इनकी रवायती सियासत है जिसमें इन्होंने ये समझा हुआ है कि पूरी कौम इनकी ग़ुलाम है और इन्होंने ख़ुद को वाइसराय समझ के कौम पर मुसल्लत किया हुआ है, वो टाइम भी गुजर गया। और पहले भी हाशमी साहब ये कभी वोट की ताकत से नहीं जीते, ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर अपनी जो बेपनाह माली वसाइल उनकी वजह से, और इनके आगे कोई हरीफ नहीं होता था, सियासी हरीफ। अगर कोई सियासी हरीफ होता भी था तो इनके मुतल्लिक पता है कि ये किस तरीके से उसको हिरासा करके मुकम्मल तौर पर उसका सियासी करियर ही तबाह कर देते थे। अब आपने कहा कि लाहौर किसका है? क्या इमरान खान साहब का है या नवाज शरीफ का है? लाहौर सिर्फ नहीं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब का है। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों की मैं दोबारा मिसाल नहीं दूंगा, आप देख लें कि योब का दूर दराज का इलाका, वहाँ पे जिस तरह से जबर के माहौल के बावजूद जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है और जिस तरह से हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग निकले हैं। कराची के शहरी इलाकों का मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। उसके बाद पीटीआई का जो ऑनलाइन जलसा भी, जी, ऑनलाइन जलसा, कोई पाकिस्तान का कोना ऐसा नहीं था जहां से लोग उस ऑनलाइन जलसे में शरीक। 7 बर-ए-आज़म कह रहा है जी, मैं 7 बर-ए-आज़म तो जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब वाहिद सियासतदान हैं जो कि खैबर से लेके योब तक हर जगह पर, रेगिस्तानों में, दरियाओं के किनारे, शहरों में, देहातों में, छोटे कस्बों में, जहाँ भी वो जलसा करते हैं वहाँ पे एक जैसा सुनामी आ जाता है। उसके साथ आप कंपेयर करें पीटीआई के साथ, तो नवाज शरीफ की पार्टी पहले जीटी रोड पार्टी कहलाती थी, अब वो मखसूस हल्कों की पार्टी रह गई। जो आपकी बिलावल जरदारी की पार्टी है ये सिर्फ अंदरूने सिंध की पार्टी कहलाती थी, अब अंदरूने सिंध में भी ये सुकड़ कर रह गई है। तो इसका मतलब है कि ये सारी इलाकाई जमातें, एएनपी की पिछली दफ़ा कौमी असम्बली में एक नशिस्त थी और फजलुर रहमान अपनी जो उनकी ज़ाती नशिस्त थी, जेयूआई ने तो कुछ नशिस्तें हासिल की, इत्तेहाद की सूरत में फजलुर रहमान अपनी नशिस्त हासिल नहीं कर सके। एएनपी, वो एमल वली खान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला कराया, आपको पता है ना, उसकी वीडियो भी वायरल है। वो उसने जाहिर ये किया, एमल वली खान ने, उन्होंने जाहिर ये किया एमल वली खान ने कि हम ये पीटीआई के वकला से लड़ रहे हैं, असल में वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान पर हमला कर रहे थे कि इमरान खान साहब के इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतल्लिक आपने एक हुक्म इम्तनाई क्यों जारी किया। इस तरह से ये माफियाज काम करते हैं कि चीफ जस्टिस पर हमला करवाया और उसका कोई नोटिस अब तक नहीं लिया गया। अब नवाज शरीफ जो मरियम नवाज़ को भी 2 हल्कों से लड़ा रहे हैं और ख़ुद पूरा टब्बर, ये नवाज शरीफ को भी पता है, इससे पहले इन्होंने बड़ा महफूज हल्के के लिए बड़ा एक काम किया था, क्योंकि इनका एक इंटरनल सर्वे एक और लीक हुआ है। उस इंटरनल सर्वे में भी ये बताया गया कि अगर तहरीक इंसाफ को कलदम ना किया गया, इंतखाबी निशान बल्ला मिल गया, इमरान खान साहब जेल में हुए, तब भी पंजाब से तहरीक इंसाफ 60 से 62% नशिस्तें ले लेगी, ये जो उन्होंने अभी रिसेंट इलेक्टेबल शामिल किए हैं उसके बावजूद। तो इस वजह से सिर्फ लाहौर का मामला नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान ही इमरान खान साहब का है। लाहौर के अंदर इनको इबरतनाक शिकस्त होगी, लोगों में शऊर आ गया, लोग ये सोचते हैं कि ये तो वाइसराय हैं, इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, ये लंदन जाके ब्रेक लगाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये पूरा का पूरा टब्बर फरार हो गया, आबिद शेर अली समेत, इसाक डार समेत, तो ये वापस आकर दोबारा मुसल्लत हो जाते हैं। पिछले 30 साल के अंदर इन्होंने कोई 1 इंच मुल्क को क्या आगे बढ़ाया, क्या कोई पाकिस्तानियों के मसाइल 1% भी हल हुए हैं? ये कैसा पाकिस्तान है हाशमी साहब, कैसी मिट्टी है कि इसी मिट्टी से शरीफ खानदान खरबोपति हो गया और आम बंदा जो है उसके जो वसाइल हैं वो 300% नहीं,
मतलब 1000% वो बेचारा कंगाल हो गया है। एक ही पाकिस्तान है, एक ही किस्म के वसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे शरीफ खानदान खरबोंपति हो जाए, 30 साल हुक्मरान रहे, तो लोगों ने इनकी जमानतें जब्त कर देनी है। और अगर ये याद रखें कि अगर तहरीक इंसाफ को कलअदम किया गया, इसके ऊपर इमरान खान साहब का पैगाम आ गया, वो क्विकली मैं पढ़ के बताता हूँ, जो कि बैरिस्टर गौर के जरिए इमरान खान साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि हम हालात ख़राब नहीं करना चाहते, तहरीक इंसाफ से अगर इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया और तहरीक इंसाफ को अगर कलअदम किया गया तो हालात ख़राब होंगे और हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम को तैयार कर दिया गया है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम किया गया, इलेक्शन में जिस तरह का मैसिव धांधला करना है, तो उसके बाद खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर ये श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे। फौजी तैयारों में उनके सदर को भागना पड़ा था और लोगों ने किस तरीके से लोगों ने उनको उनके मालात से निकाला था। तो ये हालात उस तरफ चले जाएंगे, ये लावा फटेगा, इस लावे को फटने से आप रोक नहीं सकते। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये 2-2 का स्पेशल एडिशन है लंदन से, और मुझे और इब्राहिम राय साहब को आप इजाज़त दीजिए। अपने सवालात ज़रूर भेजिएगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से इंशाल्लाह लंदन से आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।